अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इसके पहले जो हमारी क्लास चल रही थी एंशिएंट हिस्ट्री की, उसको आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। हम यार फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, तो उसी चैप्टर को आज हम फिर से यानी पुनः उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। मेरे कुछ भाई यार ऐसे हैं, उन लोगों ने ये बोला कि ये चैप्टर आप कुछ ज्यादा लंबा लेके जा रहे हो। तो मेरे भैया यार, चैप्टर लंबा जो है वो तो है ही, आप यार चैप्टर पे ध्यान मत दो। जो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराया जा रहा है, आप कंटेंट पे ध्यान दो, ना कि चैप्टर कितना बड़ा है या नहीं, उस पे ध्यान नहीं देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं 3 या 4 क्लासेस पहले से ही ले रखी है। लेकिन यार आप जानते हो, आप अगर वनडे लेवल की तैयारी कर रहे होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम यार यूपीएससी के बेस पे पढ़ रहे हैं, तो हमको यार एक समझ विकसित करनी है, अपनी एक आधारभूत समझ विकसित करनी है। इस वजह से मेरा जो मेन मकसद होता है वो होता है समझाना। ठीक है, तो समझाने पे ज्यादा फोकस होता है मेरा। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देख लिया था विस्तार क्या था, कहां कहां तक इसका विस्तार था। ये सारी चीजें मैं यार कवर कर चुका हूं। तो आपसे यार रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर उन क्लासों को अटेंड नहीं किया तो यार उन क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के सारी क्लासों को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मेरे नए भैया हैं या मेरी जो नई दीदियां हैं, जो भी मेरे दोस्त यार हैं, मेरे भाई यार पहली बार अगर चैनल पे विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। ठीक है, पहले मत करना, पहले मत करना। क्लास को एक बार देख लेना, अच्छी लगे क्लास तो करना, अन्यथा मत करना। ठीक है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारे विस्तार था, वहां से क्या क्या चीजें उस सभ्यता से, जो हमारी शहरी सभ्यता थी, वहां से यार क्या क्या चीजें हमको प्राप्त हुई हैं, या कौन कौन से ऐसे स्थल हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहां भी इसका विस्तार था, वहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं और कौन कौन से स्थल हमको प्राप्त हुए हैं। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मेन स्थलों की, जहां से क्वेश्चन हमारे यार पूछता भी है और जहां से एक बार नहीं बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लोगे तो आप यार आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जहां से हमको साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी एंड साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले वो स्थल कौन से थे, वो स्थल कौन कौन से हैं।
देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, आप लोगों को पहले मैं एक खाखा टाइप में होता है ना, माइंड में एक यार प्रारूप बनना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। चल रहा है वही सिंधु घाटी सभ्यता ही, ठीक है, चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता ही, लेकिन उसमें यार मैंने टॉपिकों को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि पढ़ने में भी आसानी, याद करने में भी आसानी और रटने में भी आसानी होगी। आप अगर इस फील्ड में हो तो साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना चाहो, सारी चीजें यहां पे अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यार रटना भी पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं याद भी करनी पड़ेगी और कुछ चीजें ऐसी हैं समझनी भी पड़ेगी, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद जो भी आपके पास है, आप उन सारी चीजों को इस फील्ड में लेकर के उतरोगे, ठीक है। देखते हैं पहले कौन कौन से स्थल है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में, कौन कौन से स्थल है हमारे, देखते हैं उनको हम। तो सबसे पहले देखते हैं, ज्यादा नहीं, मैं 8 या 10 स्थलों का जिक्र करूंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो फिर चाहे इंडिया के हों या इंडिया के बाहर के हों, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारा हड़प्पा, बहुत फेमस था, क्या था, हड़प्पा, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन यहां से हर एक लेवल के एग्जाम में यार पूछता ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि फेमस था इस वजह से। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा पहला स्थल हो गया हमारा हड़प्पा। दूसरा हो गया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जिसको हम इंग्लिश में जोदाड़ो बोलते हैं, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, लेकिन हिंदी में बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तीसरा हो गया लोथल, लोथल, लोथल के बाद कालीबंगा, कालीबंगा पांचवा है हमारा। कालीबंगा के बाद पांचवा जो हमारा आता है वो आता है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ये भी बहुत फेमस है इंडिया में, ये बहुत फेमस है राखीगढ़ी, ठीक है। अभी विस्तार में हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है, विस्तार पूर्वक अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। एंड छठा है हमारा राखीगढ़ी के बाद, छठा है हमारा चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो के बाद सातवां है बनावली, बनावली, एंड आठवां है हमारा, बनावली के बाद आता है रोपर, रोपर या रोपड़, नौवां, नौवां पॉइंट है हमारा रोपड़ के बाद एक हमारा आता है रंगपुर करके, रंगपुर, एंड लास्ट 10वां है हमारा सुरकोटदा, सुरकोटदा। मैं यार इन्हीं सारे स्थलों की बात आज हम इस क्लास में करेंगे। यही 10 स्थलों का अध्ययन हमको करना है। और यार मैं ये भी बोले दे रहा हूं कि ये क्लास केवल प्री के लेवल पे नहीं है, मैं यहां जितनी भी क्लासेस लेता हूं वो प्री के लेवल पे तो है ही, लेकिन साथ में मेंस भी कवर करता है, मेंस भी कवर करता है, ठीक है। तो हम मेंस की क्लास लेंगे वो तो लेंगे ही, लेकिन यहां पे भी
हमारी एक आधारभूत समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम जो बात करते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या हर एक क्लास में बोलता हूं मैं कि मेरी पर्सनली जो क्लास है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी पर्सनली जो क्लास है वो यार प्री एंड मेंस दोनों लेवल की है। तो मेरी क्लास पे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। बाकी यार अन्य लोगों की आप अगर क्लास अटेंड करते हो तो वो यार आपका जो भी हो जो भी हो, ठीक है, आप हैंडल कर लेना उसको। लेकिन मैं यहां पे जो बोलता हूं उसको यार ध्यान देना है, उसको ध्यान देना है। देखते हैं इसी में से देखते हैं, पहला हमारा जो आता है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा एक स्थल प्राप्त हुआ है वो है हड़प्पा। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हेडिंग डालोगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता। ये एक स्थल है जहां से हमको साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ, पुरातत्वविद लोग जो थे, मैं एक बात यहां पे बोलना चाहूंगा यार, यहां पे जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को ले लो, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं ना, ये केवल और केवल एक कल्पना है, एक कल्पना है। ये सत्य हो भी सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्योंकि यार इतने पुराने टाइम में जाकर के किसी ने देखा तो है नहीं, वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई इतिहासकार हो, चाहे कोई पुरातत्वविद हो, ठीक है। तो किसी ने यार देख करके नहीं रखा कि पिछले सालों में क्या घटनाएं हमारी हुई। कोई भी व्यक्ति यार अपनी आंखों से देखा नहीं। वो जब खुदाई वगैरह हुई, पुरातत्वविद लोग या इतिहासकार लोग जब इन लोगों ने खुदाई वगैरह स्टार्ट की तो इनको वहां से यार कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, कुछ प्रमाण मिले कि हाँ, वो अभी प्रमाण हम देखेंगे क्या प्रमाण मिलते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम इसको सत्य मान करके चलेंगे भी और नहीं भी। हमको केवल एग्जाम क्रैक करना है, इस वजह से हमको इसको पढ़ना है, अन्यथा इन सारी चीजों का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में सबसे पहला नगर था हमारा, ये सबसे पहला नगर था, ये बात याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, मैं यही बोलूंगा कि इस पूरे पृथ्वी पे सबसे पहला जो नगर था वो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पहला जो नगर था हमारा, उसके प्रमाण हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसका अध्ययन करते हैं। ये बेसिकली आप जानते हो, बेसिकली ये इंडिया की बात है, इंडिया की बात और अगल बगल के क्षेत्रों की बात है। बाकी जब ये था ना हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, तो पूरे विश्व में और भी हमारी सभ्यताएं विकसित हुई थी। वो चाहे मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो और भी सभ्यताएं हमारी विकसित हुई। लेकिन हमको इंडिया में एग्जाम देना है तो हम इंडिया में ही पढ़ेंगे। और लोग जो हैं वो अपने अपने यहाँ का सभी पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपने अपने यहाँ का सभी पढ़ते हैं। हम इंडिया में हैं तो हमको इंडिया का पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया में जो सबसे पहला नगर था वो था सिंधु घाटी सभ्यता, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। देखते हैं
हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें यार मेरी बातों पे फोकस ज्यादा होगा और बोर्ड पे फोकस कम होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी बातों को सुनोगे तो एक समझ विकसित कर पाओगे अपनी भी और दूसरों की भी। मेरी क्लास को आप अगर अटेंड करते हो तो मैं यार इतनी गारंटी लेता हूं, ये गारंटेड बोल रहा हूं कि आप एग्जाम में तो क्या, आप किसी अदर व्यक्ति को पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे आप मेरी बातों पे फोकस करोगे, बाकी अगर नोट्स बनानी है तो आप यार पॉइंट्स जो यहां पे मैं लिखूंगा आप उसको नोट करोगे, ठीक है। देखते हैं, ये हड़प्पा जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो है हमारा हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? तो वो है हड़प्पा। कुछ यार ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं या दीदी मेरी भैया ऐसे हैं कि यार उनको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस को अगर ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील कर दिया जाए तो वो थोड़ा सा यार हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे कुछ लोग टिक मार देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यार क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो उसमें 4 ऑप्शन डाल देता है। तो लोग यार वही करते हैं कि हड़प्पा को टिक ना करके उनके माइंड में यही चल रहा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो यार इसका पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको ध्यान देना है, फिलहाल में जो मेरे चैनल पे बने हैं उन मेरे भैयाओं को या मेरी जो दीदियां हैं उनको ध्यान देना है। बाकी अदर व्यक्ति क्या करता है हमसे क्या मतलब है यार, ठीक है। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला पॉइंट जो है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल था। सबसे पहले खोजा गया स्थल था, सबसे पहले खोजा गया स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। पहला पॉइंट ये हुआ। एंड दूसरा पॉइंट, दूसरा है इसी में कि ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यार कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ हमारे नगर ऐसे हैं कि यार उनका नाम आप खुद सोचो कि कौन जानता है कि इसका नाम हड़प्पा ही रहा होगा, क्योंकि किसी ने तो देखा नहीं। तो कौन जानता है कि उस समय इस नगर का नाम हड़प्पा ही रहा होगा? तो इस वजह से सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ विद्वान लोगों को, जो इतिहास के विद्वान थे या पुरातत्वविद लोग थे, तो उन लोगों ने इसका नाम इस आधार पे दिया कि जो सबसे पहला स्थल मिलेगा हम उसको उसी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस वजह से इस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये लिखोगे कि इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये हुआ। एंड तीसरा फैक्ट है इसमें, तीसरा फैक्ट ये आता है कि
जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, उसकी राजधानी क्या थी। तो इसमें यार दो नाम याद रखने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थी, कौन कौन सी? एक है हमारा मोहनजोदाड़ो एंड एक है हमारा हड़प्पा। ये हमारी राजधानियां थी, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की ये राजधानियां थी हमारी। ठीक है, तो नाम याद रखना है राजधानी के तौर पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो तीसरा फैक्ट ये हुआ। एंड चौथा पॉइंट आता है कि इस हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा पुरातत्वविद है या ऐसा कौन सा इतिहासकार है जिसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या इस नगर का खोज किया था, वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है? तो नाम आप याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखोगे, बहादुर दयाराम शाहनी। क्या है? बहादुर दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और वो कब की गई? तो डेट भी याद रखना, कब की गई? 1921 में। 1921 में साहनी जी के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी चीजें आप यार याद रखोगे, या जो जो चीजें मैं बोल चुका हूं उन सारी चीजों को हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ हड़प्पा के बारे में। सबसे इसमें जो मेन फैक्ट है वो ये है कि सबसे पहला खोजा गया स्थल था, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? बहादुर दयाराम साहनी जी ने। कब खोजा था? 1921 में। और किस स्थल को खोजा था? तो हड़प्पा स्थल को। कहां पे? हड़प्पा। और ये हड़प्पा हमारा है कहां पे? इंडिया में है या और कहीं पे है? तो इसमें पांचवा पॉइंट आप नोट करोगे कि ये जो हड़प्पा स्थल है हमारा, ये हमारा पाकिस्तान के किस प्रांत में पड़ता है? आप जानते हो, एक पूर्वी पंजाब है, एक पश्चिमी पंजाब है। एक पश्चिमी पंजाब हमारा पड़ता है पाकिस्तान में एंड पूर्वी पंजाब हमारा पड़ता है इंडिया में। तो पंजाब भी कभी एक ही हुआ करता था, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो यार आधा पंजाब वहां पे चला गया और आधा पंजाब हमारा इंडिया में रह गया। तो इसी कारणवश यहाँ पे जो इंडिया है, इस पे हम यहाँ पे जो पंजाब है उसको हम पूर्वी पंजाब बोलते हैं एंड जो हमारा पाकिस्तान में चला गया उसको हम पश्चिमी पंजाब के नाम से भी जानते हैं। तो यार याद रखोगे, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में, कहां पे? पंजाब प्रांत में एक स्थल है हमारा, एक स्थल पड़ता है माल्ट गोबरी। माल्ट गोबरी नामक स्थान से हमको प्राप्त हुआ है क्या? हड़प्पा स्थल। क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा स्थल हमको प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि हड़प्पा प्राप्त कहां से हुआ है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक हमारा स्थान पड़ता है, पंजाब प्रांत में, यानी वहां का जो पंजाब होगा वहां पे एक स्थान हमारा होगा
माल्ट गोबरी। क्या होगा? माल्ट गोबरी। इसी माल्ट गोबरी पे हमारा हड़प्पा सभ्यता क्या थी? विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये हुई पाकिस्तान की बात, ये हुई पाकिस्तान की बात। ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना है? याद रखना है, इसको भी हमको याद रखना है। फिलहाल में इतने सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं, इतने सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं हड़प्पा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? हड़प्पा से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स को हमको क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक है, जिससे कि अगर यहां से क्वेश्चन हमारा आता है, प्रीलिम्स में आता है तो छूटना नहीं चाहिए, मेंस में आता है तो अभी छोड़ देना, अभी छोड़ देना, क्योंकि अभी मेंस की क्लास हम लोगों ने ली नहीं, तो इस वजह से मेंस की अगर एग्जाम में आता है तो अभी छोड़ देना है। बाकी प्री में आता है तो क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, प्री में अगर आता है तो क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हुई हड़प्पा की बात। अब बात करते हैं इसके आगे, दूसरा जो है हमारा, दूसरा नहीं, इसी में देखते हैं हम कि इस हड़प्पा से हमको क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं कि हम लोगों ने ये अनुमान लगाया, साक्ष्य के आधार पे ये अनुमान लगाया या ये कल्पना की कि हाँ, इस हड़प्पा में इस तरीके के व्यक्ति रहते थे और इन व्यक्तियों के द्वारा ये चीजें प्रयोग में लाई जाती थी और प्रयोग में लाए जाने के साथ यहाँ के लोग इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो देखते हैं इस हड़प्पा से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। देखते हैं, आज के तौर पे ही मान लो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो यार मेरे आसपास जो भी है, कैमरा है, स्टैंड है, टेबल है, मार्कर है, बोर्ड है, आज यहाँ पे अगर कोई भी घटना घटित हो जाती है और यहाँ पे मेरे साथ कुछ हो जाता है और बाई चांस आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद, 100 साल बाद कोई भी हमारा इतिहासकार आया और खोज किया उसने, तो वो यार मुझे यही बोलेगा ना कि हाँ, उस समय के जो व्यक्ति थे, मेरे लिए वो बोलेगा कि हाँ, उस समय के जो व्यक्ति थे वो बड़े डिजिटलाइज किस्म के थे, क्योंकि उनके पास कैमरा भी था, बोर्ड भी था, मार्कर भी था। तो उसने तो देखी नहीं, उसको यहां से जो साक्ष्य मिले वो उसी आधार पे ही बताएगा लोगों को, या इतिहास में वो चीजें दर्ज करवाएगा। ठीक है, इतिहास में वही सारी चीजें दर्ज होती हैं जो यार पीछे कुछ सालों में वो घटनाएं घट चुकी हैं, वो घटनाएं घट चुकी हैं। भले ही किसी ने नहीं देखा, भले ही किसी ने नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन यार वो घटनाएं हमारी घटित हो चुकी है। ठीक है, तो हमको इसी बेस पे याद रखना है कि अगर आज कुछ हो जाता है तो आने वाले 100 सालों, 200 सालों बाद कोई भी व्यक्ति आया, खोज किया, तो वो यही बोलेगा कि हाँ, उस समय के व्यक्ति ऐसे थे, उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि सारी चीजें उसको मेरे यहाँ पे, जहां पे भी मैं हूं, यहां से उनको सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो वो यार अनुमान लगाएगा, वो क्या करेगा? अनुमान लगाएगा कि हाँ, इस समय के व्यक्ति के पास भी टेक्नोलॉजी का भरपूर ज्ञान था, टेक्नोलॉजी के बारे में भी भरपूर ज्ञान था, और जो भी हमारी चीजें प्राप्त हुई वो इससे अनुमान लगा लेगा कि हाँ, उस समय के व्यक्ति किस प्रकार अपना जीवन जीते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार क्या हो जाती है, थोड़ा सा अगर रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। केवल जानने की इच्छा शक्ति अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
देखते हैं यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, क्या हमको प्रमाण मिलते हैं इस हड़प्पा से, क्या प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य के तौर पे देखते हैं क्या साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें याद रखोगे कि पहला जो साक्ष्य मिला हमको हड़प्पा से, यहां पे हमको विशाल अन्नागार मिले हैं। क्या मिले हैं? अन्नागार। अन्नागार बोले तो क्या? अन्नागार बोले तो क्या? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार क्या? विशाल अन्नागार से यह तात्पर्य है कि यार यहां के लोगों के पास भी दिमाग था, दिमाग था, भरपूर दिमाग था। क्यों? क्योंकि यार तभी उन लोगों ने जो हमारी फसलें थी उनका भंडारण करना स्टार्ट कर दिया। देखो इतना दिमाग तो था कि यार अगर कुछ भी हमको खाना है, पीना है या आगे की फसलें हमको उगानी है तो हमको एक बार में सारी चीजों को नहीं खाना, कुछ ना कुछ भंडारण करके रखना है बीज के तौर पे कि हम आने वाले समय में उस फसलों को बो सके आगे, तो हमारा वो सारा सिस्टम यहां से भरपूर मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है। विशाल अन्नागार के प्रमाण यहां से मिलते हैं। ठीक है, एंड दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ये है कि R37, R37 इसका भी प्रमाण मिला है। बोलो भैया ये R37 क्या है? तो मेरे भाई यार R37 का ये तात्पर्य है एक प्रकार की, ये एक प्रकार का कब्रिस्तान था, इसका भी साक्ष्य मिला है। R37 आप नाम याद रखोगे। ठीक है, हड़प्पा से हमारा जो कब्रिस्तान का साक्ष्य मिलता है उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? R37। R37 ये प्रमाण भी हमको मिलता है कि हाँ वहां के लोगों को ये पता था कि मरने के बाद व्यक्ति को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है कि जलाया जाता है। तो कब्रिस्तान के तौर पे ये R37 उस समय के व्यक्तियों को ये ज्ञान भी था, उस समय के व्यक्तियों को ये ज्ञान भी था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये प्रमाण भी हमको मिला है, ये प्रमाण भी हमको मिला है। एंड तीसरा प्रमाण क्या मिला है? तीसरा प्रमाण ये है कि यहां पे श्रमिकों के लिए आवास बनाए गए थे। जो हमारे मजदूर वगैरह होते थे ना, उनके रहने के लिए जो आवास वगैरह बनाए जाते थे उसका भी प्रमाण मिला है। श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के आवास के प्रमाण, आवास के प्रमाण, श्रमिकों के आवास के प्रमाण ये भी मिले हैं। आवास के प्रमाण भी हमको साक्ष्य के रूप में वो सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से हमको ये श्रमिकों के आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। एंड चौथा है इसी में, चौथा पॉइंट आता है कि यहां पे मनुष्यों को, मनुष्यों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मनुष्यों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां के व्यक्ति मनुष्यों को क्या करते थे? जलाते वगैरह नहीं थे। ठीक है, वो दफनाना जानते थे, तो वो लोग यार दफनाते थे। यहां के व्यक्तियों को, हड़प्पा के व्यक्तियों को ये ज्ञान था कि मनुष्यों को क्या किया जाए? दफनाया जाए, ना कि जलाया जाए। जलाने का जो प्रमाण मिला है वो मोहनजोदाड़ो से मिला है। व्यक्तियों को दफनाने का प्रमाण कहां से मिला? हड़प्पा से। और व्यक्तियों को जलाने का प्रमाण कहां से मिला? तो मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। एंड पांचवा पॉइंट है हमारा, एक पांचवा पॉइंट भी याद रखोगे,
कांस्य दर्पण भी मिला है, कांस्य दर्पण। यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत भारी मात्रा में होते था। तो इसलिए यार आप वो क्लास देख लेना, इससे पहले की क्लास अटेंड कर लेना, तो मैंने वो सारी चीजें बता करके रखी है, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पे जो लोग थे ना, कांसे का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग करते थे, कांसे का। अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, अभी तक यहाँ के व्यक्तियों को लोहे की खोज के बारे में पता ही नहीं था कि लोहे का भी कोई, लोहा नाम का भी कोई धातु होता है, ठीक है। तो लोहे की खोज अभी नहीं हुई थी, लोहे की खोज अभी नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे, वो केवल और केवल कांसे का ही प्रयोग करना जानते थे। तो वहां से हमको एक साक्ष्य और मिलता है, कांस्य के दर्पण यानी शीशा, तो उसके भी प्रमाण हमको यहां से मिलते हैं, ठीक है। तो ये है यार प्रमाण से रिलेटेड कि हड़प्पा से हमको क्या प्रमाण मिले हैं। तो इन सारी चीजों को हमको अपने माइंड में सेट करके रखनी है, माइंड में सेट करके रखनी है, ठीक है। तो ये हुआ हड़प्पा से रिलेटेड। बात करते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो हिस्ट्री को आप बोरिंग मत मानना, ये बोले दे रहा हूं, मेरे साथ जुड़े हो तो हिस्ट्री को बोरिंग मत मानना। मैं जो भी यहां पे बोलता हूं, जो भी बोलता हूं, बस उसका इमेजिनेशन करना है मेरे भाई। क्या करना है? इमेजिनेशन। मैं यहां पे बोलता हूं तो आपके माइंड में एक फिल्म चलनी चाहिए, होता है ना, एक फिल्म चलनी चाहिए। मैं बोलता जा रहा हूं तो आपके माइंड में फिल्म चलनी चाहिए, ठीक है। वो पिक्चर यार चलनी चाहिए कि अच्छा ये चीजें होती थी, तो इंटरेस्ट आएगा। अन्यथा यार फिर वही झपकी आएगी, झपकी आएगी हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदाड़ो। और यहाँ का सबसे बड़ा जो फैक्ट है, ये यार सबसे बड़ा स्थल था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल था। आप यार इसको इस रूप में याद रखो कि आज होता है ना यार, हम बोलते हैं वो गांव इतना बड़ा है, वो गांव इतना छोटा है। तो यार ये यही गांव के नाम है, ये यही गांव के नाम है। पूरा गांव का नाम क्या था? जैसे आज हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो पूरा हमारा इंडिया है, लेकिन इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ना ये राज्य इतना बड़ा है, ये राज्य इतना छोटा है। तो वही था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारा सबसे बड़ा स्थल था, या सबसे बड़ा जो गांव बोल सकते हो आप। मैं तो फिलहाल में गांव नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत ही डेवलप किस्म के लोग यहाँ पे रहते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे। तो मैं एक प्रकार से इसको शहर ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? शहर बोलूंगा। एकदम शहर के माफिक फैसिलिटीज थी उस समय में भी। आज से करीब 3000 साल पहले, 3000 साल पहले इतनी सारी फैसिलिटीज, माशाअल्लाह दिल खुश कर देने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल था। एंड दूसरा है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये आता है हमारा कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज करने वाला व्यक्ति है वो है हमारा कौन? राखलदास, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जी के द्वारा ये हड़प्पा की खोज हमारे
की गई थी। और कब की गई? तो 1922 में। हड़प्पा के खोजने के बाद जस्ट 1 साल बाद इस स्थल को भी खोजा गया। इस स्थल को भी खोजा गया 1922 में। डेट भी याद रखना है, ठीक है। को रिलेट कर को याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा राखलदास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई और सबसे बड़ा स्थल था। एंड तीसरा, ये है कहां पे? ये मोहनजोदाड़ो है कहां पे? तो ये भी पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान, ये स्थल भी पाकिस्तान के, लेकिन ये सिंध प्रांत से प्राप्त होता है। कहां पे? पाकिस्तान में एक हमारा राज्य बोल दो, ठीक है। वो सिंध नामक एक राज्य होगा या स्थान होगा। सिंध प्रांत से, सिंध प्रांत के हमारा एक नाम आता है लरखाना। लरखाना नामक स्थान से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक स्थान पड़ता है हमारा लरखाना। लरखाना पड़ता है। तो इस लरखाना से हमको यार मोहनजोदड़ो स्थल प्राप्त होता है, ठीक है। ये जस्ट सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। सिंधु नदी के, सिंधु नदी के दाहिने तट पर, दाहिने तट पर स्थित था। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था हमारा क्या? लरखाना नामक स्थान। कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एग्जैक्ट स्थान की बात करूं तो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। और एग्जैक्ट स्थान की बात करूं तो लरखाना नामक स्थान पे हमारा मोहनजोदड़ो क्या होता है? प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट याद रखने हैं हमको। 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखते हैं यहां से हमको क्या साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो के लोगों को क्या क्या चीजें पता थी, यहां क्या साक्ष्य मिलते हैं उसको देखते हैं हम। इसी में पहला पॉइंट साक्ष्य के तौर पे या प्रमाण के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे या प्रमाण के तौर पे मोहनजोदाड़ो से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, पुरातत्वविद लोगों को क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। तो पहला पॉइंट है इसी में विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? वो हुआ हड़प्पा से। लेकिन विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो वो है हमारा मोहनजोदड़ो। ये यार मैं हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। क्लास 6 में ये चीजें दी गई है। क्लास 6 में ये चीजें दी गई है, ठीक है, कि विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ जहां पे कुछ विशेष अवसरों पे, जैसे आज होता है ना कि किसी भी विशेष अवसर पे या त्योहार वगैरह हो गया, ठीक है, तो इस तरह के विशेष अवसरों पे लोग यहाँ स्नान करने के लिए जाते थे। लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए जाते थे। और ये इतना डेवलप था कि इस स्नानागार के चारों तरफ यार सीढ़ियां बनाई गई थी। 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी आने के लिए और जाने के लिए। लेकिन जब व्यक्तियों का काम यहां से हो जाता था, फिलहाल सबको अलाउड नहीं था, सबको यहाँ पे स्नान करना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो यहां से ये स्नानागार भी हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहां से हमको एक क्या मिले हैं?
मूर्ति मिली है, मूर्ति, वो भी किस चीज की मूर्ति? कांसे की मूर्ति। यहां से हमको कांसे का प्रयोग भारी मात्रा में होता था, इस वजह से यहां से कांसे की मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति थी किसकी? तो वो थी पुरोहित की। आज जिनको हम पंडित वगैरह बोलते हैं, तो वो एक पुरोहित की मूर्ति थी, पुरोहित की। जिससे ये पता चलता है कि वहां पे पुरोहितों का दबदबा कुछ ज्यादा था। ये मूर्ति मिलने से पुरातत्वविद लोगों ने ये यार अनुभव किया, या ये उनको अनुमान हुआ कि इस सभ्यता में थोड़ा सा पुरोहितों का दबदबा ज्यादा था, ठीक है, तभी थोड़ा सा ये सिस्टम वहां से मिलता है, ठीक है। एंड दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, यहां से एक श्रृंगीय पशु के साक्ष्य मिले हैं, एक श्रृंगीय पशु के चित्र का साक्ष्य मिला है, एक श्रृंगीय पशु का चित्र मिला है, पशु का चित्र के साक्ष्य। अब ये क्या बोल रहा है यार? एक श्रृंगीय पशु के चित्र के साक्ष्य का मतलब ये है कि एक सींग वाला जानवर के साक्ष्य मिले हैं, एक सींग वाला जानवर। तो ये थोड़ा सा अचंभित कर देने वाला है कि एक ये होता बेसिकली घोड़ा, जैसे घोड़ा होता है ना, तो ये घोड़े के माफिक होता था, लेकिन उसके यार सिर पे एक सींग होती थी। आपको मैं एक मूवी सजेस्ट करूंगा कि आप यार एक मूवी देखना, मोहनजोदाड़ो, तो भली भांति आप परिचित हो जाओगे, इस सभ्यता के बारे में आप और अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। तो इस मूवी को आप लोग देखना, तो आप यार भली भांति परिचित हो जाओगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे और क्या जीवन व्यतीत करते थे। तो ये मूवी आप लोग देखोगे, मोहनजोदाड़ो, उसमें यार ये पशु दिखाया गया है, ये पशु दिखाया गया है, सारी चीजें दिखाई गई। मैं यहाँ पे जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, मोहनजोदड़ो के बारे में जो भी चीजें यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो सारी चीजें उस मूवी में बड़े बड़े ही बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई है, ठीक है। तो आप उस मूवी को जरूर देखोगे, देख लेना एक बार, आपका ही फायदा है। उसके बाद चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ के मनुष्यों को, यहाँ के मनुष्य शवों को दफनाते नहीं थे, शवों को जलाते थे, शवों के जलाने के साक्ष्य मिले हैं, शवों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के मनुष्य जो भी लाशें वगैरह होती थी उनको दफनाते नहीं थे, क्या करते थे? जला देते थे, क्या करते थे? जला देते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि यार जलाने का साक्ष्य कहां से मिला एंड दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला? तो दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से, जलाने का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो ये है हमारी, ये हुआ हमारा मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड। मोहनजोदाड़ो से इतनी चीजें याद रखनी है। ये एक श्रृंगीय पशु जो था, ये यार एक मुद्रा होती थी, उस समय के लोग एक मुद्रे का प्रयोग करते थे। आजकल जैसे रुपया चलता है ना, आज रुपया चलता है, तो उस समय के मनुष्यों को सिक्के की खोज भी नहीं हुई थी। उस समय ये रुपया वगैरह जो चलता है, तो सिक्के की खोज भी नहीं हुई थी, फिर भी वहां की मुद्रा अलग थी, वहां की मुद्रा अलग थी, पैसे की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यापार होता था ना, आजकल हम जो चीजें खरीदते हैं, जो भी चीजें हमको यार होती है ना, हम तो यार पैसा ले दे करके माहौल अपना गर्म कर देते हैं, लेकिन वहां के लोगों को सिक्के की खोज के बारे में नहीं पता था। तो वो लोग माहौल कैसे गर्म करते थे? वो लोग यार माहौल जो गर्म करते थे, जैसे आपके पास कुछ दूसरी चीज है और मेरे पास कुछ दूसरी चीज है,
तो मेरी चीज आप ले लो, आपकी चीज मैं ले लेता हूं। तो ये पद्धति वहां पे चलती थी, ये सिस्टम वहां पे था, ठीक है। जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी तब तक ये सिस्टम होता था कि आप मेरा सामान रख लो, मैं आपका सामान रख लेता हूं, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। सामान का अदला बदली करने को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग यहां के लोग करते थे, ठीक है। तो ये हुआ मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड। देखते हैं लोथल, इसके बाद हमारा आता है लोथल। तो देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल के बारे में, लोथल ये हमारा इंडिया से प्राप्त स्थल है। कहां से, इंडिया से। इंडिया में ये है कहां पे लोथल, तो ये लोथल हमारा इंडिया में, आप चले जाना गुजरात साइड में। कहां पे जाओगे, गुजरात साइड में। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद नाम सुने होंगे, अहमदाबाद, यहां से हमको साक्ष्य मिलता है लोथल का। गुजरात के अहमदाबाद से हमको साक्ष्य मिलता है लोथल का। किसका, लोथल का, ठीक है। तो ये लोथल का प्रमाण कहां से मिला, गुजरात के अहमदाबाद से। और ये किस नदी के किनारे था, किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा एक प्रकार की नदी है जो गुजरात के अहमदाबाद में बहती है हमारी ये नदी, भोगवा नदी। तो इस नदी के किनारे से हमको ये साक्ष्य मिलता है, लोथल का साक्ष्य मिलता है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, तो वो खोज करता है हमारे बड़े ही होनहार थे रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, इनके द्वारा लोथल की खोज की गई, ठीक है। और कब की गई, तो ये है 1957 में। कहां पे, 1957 में ये खोज हमारी की गई, किसकी, लोथल की। किसकी खोज की गई, लोथल की। कहां पे, भोगवा नदी के तट पर का। इसका स्थान, बेसिकली स्थान कहां पे है, गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप इतने याद रखोगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स आप इतने याद रखोगे। देखते हैं यहां से साक्ष्य क्या मिलते हैं। साक्ष्य हैं, साक्ष्य के तौर पे यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई। साक्ष्य के तौर पे आप यार मेरी क्लास को देख लेना, उसके बाद बुक पढ़ लेना, तो कसम से आपके लिए पर्याप्त है, आपके लिए उतना पर्याप्त है, ठीक है। मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, प्री आराम से निकल जाएगा, प्री की गारंटी मैं खुद लेता हूं। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन आपको चाहिए मेरे भाई, तो मेहनत भी आपको ही करनी है, ठीक है। मेहनत भी आपको ही करनी है। व्यक्ति यहाँ पे केवल एक गाइडेंस के तौर पे व्यक्ति यहाँ पे केवल आकर के बोल सकता है, बाकी सिलेक्शन खुद चाहिए तो मेहनत खुद करो, ठीक है। देखते हैं साक्ष्य के तौर पे यहां से क्या चीजें प्राप्त हुई। तो यहां से हमको साक्ष्य के तौर पे जो प्राप्त हुआ है वो एक बंदरगाह, बंदरगाह के प्रमाण मिलते हैं। बंदरगाह क्या होता है, तो बंदरगाह यार जिसको हम लोग पत्तन बोलते हैं या गोदीवाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा। ये फिलहाल में बंदरगाह जो है ये जियोग्राफिकल लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। बाकी ये पत्तन और गोदीवाड़ा ये थोड़ा सा हिस्ट्री की लैंग्वेज है। तो
तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री की लैंग्वेज ही हमको याद रखनी है, ठीक है। बंदरगाह के प्रमाण हमको मिलते हैं लोथल से। कहां से? लोथल से मिलते हैं। एंड उसी के बाद बंदरगाह के प्रमाण के बाद दूसरा चावल के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रमाण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी तक हमको ये चीजें नहीं प्राप्त हुई थी। तो अब यहां से पता चल गया कि यहाँ के लोगों को यार फसलों का भी ज्ञान था। किसका ज्ञान था? फसल को उगाने का भी ज्ञान था। तो चावल के प्रमाण यहाँ के लोगों को मतलब जो भी बोलो, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यार क्लास 6 की आप लोग एक बार हिस्ट्री पढ़ना, क्लास 6 की बड़े बेहतरीन तरीके से, कसम से सोचो सोचो आप कि जब कक्षा 6 के विद्यार्थी से ये आशा की जाती है कि उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो आप तो यार आईएएस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपसे तो यार उम्मीद की ही जाती है कि ये सारी चीजें आनी चाहिए। जब क्लास 6 का बच्चा जान सकता है तो आप भी जानो उन सारी चीजों को, आपको भी जानना मस्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा, हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं, अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत के साक्ष्य मिलते हैं। अब यार हाथी दांत के साक्ष्य क्यों मिलते हैं? क्यों? क्योंकि यार लोथल में आप जानते हो बंदरगाह था, तो जो हमारा आयात होता था ना, बाहर के जो हमारे जो भी देश वगैरह थे, वहां से हम लोग कुछ चीजें आयात करते थे, यानी बाहर से मंगवाते थे अपने यहाँ। तो वही बंदरगाह से ही हम ये आशा करते हैं। फिलहाल में कोई भी यार जानता नहीं है, तो ये प्रमाणित नहीं है, ये किसी भी तरीके से प्रमाणित नहीं है। ये अनुमान किया जाता है कि हाथी दांत के साक्ष्य मिले तो हैं, लेकिन क्यों मिले हैं? क्योंकि यार हाथी उस समय, हाथियों का प्रयोग तो होता नहीं था, हाथी का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो यहां से आयात वगैरह होता था, आयात वगैरह होता था यहां से। तो इस कारणवश इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे बंदरगाह था, तो इस कारणवश हमको हाथी दांत के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यार याद रखना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो याद रखना है कि यहां से जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो प्रमाण मिलता है। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हैं। अब इसका क्या मतलब है? तो 3 युगल समाधियों का इसका तात्पर्य यह है कि एक ही कब्रिस्तान में तीन तीन लोगों को दफनाया जाता था। एक ही कब्रिस्तान में तीन तीन लोगों को दफनाया जाता था। तो ये साक्ष्य भी हमको कहां से मिला है? लोथल से। कहां से? लोथल से, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, 3 युगल समाधियों का साक्ष्य कहां से मिलता है? लोथल से। व्यक्तियों को या शवों को जलाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से। एंड दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो वो है हमारा हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं, इसी में एक पॉइंट और देखते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यार पुरोहितों का दबदबा, पंडितों का जो था वो जलवा ज्यादा था। यहाँ पे पंडितों का बोलबाला कुछ ज्यादा था,
तो इस वजह से यहाँ के जो पुरोहित लोग थे वो यार धार्मिक कर्मकांड के लिए आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि यज्ञ वगैरह करने के लिए यार अग्निकुंड वगैरह बनाते रहे होंगे यज्ञ करने के लिए। तो वही अग्निकुंड के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं? लोथल से। कहां से? लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य। एंड इसी में छठा पॉइंट है हमारा, छठा जो पॉइंट है, छठा पॉइंट ये है कि एक घोड़े की मृण मूर्ति के अवशेष मिलते हैं। घोड़े के मृण मूर्ति का अवशेष मिलता है। मृण मूर्ति का क्या तात्पर्य है? मिट्टी की बनाई गई, यानी घोड़े के मृण मूर्ति का अवशेष मिलता है। तो घोड़े का वो खिलौना टाइप में आजकल भी यार मेला वगैरह होता है ना, मेला वगैरह में होता है कि छोटे छोटे बच्चों को रिझाने के लिए होते हैं मिट्टी के हाथी घोड़े टाइप में, वो बनाए जाते थे। तो वो यार अभी भी मैं फिलहाल में देखा हूं, इसी वजह से बोल रहा हूं कि मेले वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं बाकायदा। आजकल तो इतना डिजिटलाइज हो गया कि रिमोट कंट्रोल आने लगा यार, तो घोड़े वगैरह मिट्टी के खिलौनों की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो आजकल का तो जमाना ही कुछ दूसरा है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल हो गया सब। तो ये साक्ष्य भी मिट्टी के घोड़े के बनी हुई मिट्टी का खिलौना कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से। कहां से? लोथल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको यार याद रखनी है, लोथल से रिलेटेड ये सारी चीजें याद रखनी है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? साक्ष्य के तौर पे बंदरगाह के प्रमाण, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी दांत के साक्ष्य मिलते हैं, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, एंड घोड़े के मर मूर्ति के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्थल को कंप्लीट किया। पहला हो गया हड़प्पा स्थल, दूसरा हो गया मोहनजोदाड़ो, एंड तीसरा हो गया हमारा लोथल। क्या हो गया? लोथल। अब इसके आगे की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगले क्लास में इसके आगे की कालीबंगा जो हमारा आता है अगला स्थल कालीबंगा, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड मैं यार 3 से 4 क्लासें और लूंगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 या 4 क्लासें अभी और लूंगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर पूरा और पूरा कंप्लीट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से यार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो ये सारी चीजें, जनपद, महाजनपद, एंशिएंट हिस्ट्री में बस यही पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में यही पढ़ना है। ठीक है, तो बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे साथ अगर आप लोग अपने तैयारी को नया आयाम देना चाहते हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इन्हीं सारी बातों के साथ। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।